हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके प्रबोध मॉडल पेपर कक्षा 10वीं में बच्चों विज्ञान की जो है इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चारों शेड की जो है आपके सॉल्यूशन देखेंगे, विद सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो तो लंबी बनेगी बच्चों, तो अगर आपके पास टाइम है तो 1 बाय 1 प्रिपेयर करते चलिए। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई तो बस ये वीडियोस अच्छे से देखते चलिए, सुनते चलिए, समझते चलिए, डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चों देख लेते हैं, सेट 1 पे चलते हैं। सेट 1 पे ब्लूप्रिंट तो आपको पता होनी चाहिए। इसकी रणनीति वीडियो नहीं आई है, रीजन क्योंकि हर किसी की रणनीति बताना पॉसिबल नहीं। रणनीति मतलब मैं चाहता हूं कि 100% आपको एक अच्छे लेवल की आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है करके, बट ये अलग सब्जेक्ट होती है बच्चों, इसके लिए आपको निचोड़ फॉलो करना पड़ेगा 100%। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नया ब्लूप्रिंट आ गया, तो इस हिसाब से तो इसको आपको करना ही पड़ेगा बच्चों की किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। उसके लिए आप जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, देन आप कहां पर जा सकते हो, हमारे निचोड़ को वीडियोस देख सकते हो। देखो सेट 1 देखेंगे प्रबोध मॉडल पेपर की, तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सही विकल्प चुन करके लिखिए में डार्विनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो वो है वैलेस। ठीक है, डार्विनिज्म पुस्तक के लेखक है। सेब में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा बच्चों, तो सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने में ताप होगा। तो भाई इसको तो परिवर्तन करके देखना पड़ेगा भाई, जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक कैसे इसके वैल्यू पता चलेगा। वैसे इसका आपका आंसर क्या दिया है, 30 के दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, सॉरी 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 300 के। फिर चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिया जाए, यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, तो याद रखेंगे यह संपूर्ण प्रक्रिया बच्चों क्या कहते हैं, पदार्थों का चक्र कहलाता है। ठीक है, फिर अपन मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा प्रश्न पर क्या दिया हुआ है कि पौधों में कोशिका विभाजन हेतु उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो पौधों में किसके वजह से कोशिका का विभाजन होता है, तो साइटोकाइनिन के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 अंश का कोण बनाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी बच्चों, तो बनने वाले प्रतिबिंब जो है, देखो कितने अंश के कोण पर है, 45 अंश के कोण पर है, तो यहाँ पर जो है 7 बनेगा। तो ये जरूर देख लेना इसको बना करके भाई, कोण के हिसाब से वहां पर चेंज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सूत्र लेंस का सूत्र कहलाता है, तो लेंस का सूत्र कौन सा है बच्चों, ये वाला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u जो है लेंस का सूत्र हो जाएगा। क्लियर है, फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है करके पूछा जा रहा है बच्चों, तो पॉलीथीन जो है, ठीक है, तो याद रखेंगे पॉलीथीन जो है बच्चों C2H4 का बहुलक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, कब कठोर हो जाता है बच्चों, जब पानी अवशोषित कर लेता है तब। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, भाई रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है टार्च, एलईडी, टंगस्टन बल्ब, सौर बल्ब, ऐसा करके दिया हुआ है। तो इसकी टार्च बच्चों इस तरीके से है ना, क्योंकि वो बैटरी से चलती है। ठीक है, ये कर लेना है। फिर आपके इसके रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंदूर मीन्स रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा, Pb5O4। क्या, Pb5O4, इस तरीके से ये हो जाएगा भाई। फिर सॉरी, एथनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH, इस तरीका से भाई। फिर गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो यदि गोली दर्पण 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत कौन सा बच्चों, तो यहाँ पे सूर्य लिख लेंगे। फिर पांचवा, ऑक्सिन एक खाली स्थान हार्मोन है, तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, याद रखेंगे इस तरीका से बच्चों। क्लियर है, फिर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर चलते। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 चीज को बता दिया, पोषक स्तर और पोषण चक्रण क्या होते हैं भाई।
पोषक स्तर क्या होते हैं, तो आपको देखो याद करते चलेंगे यहीं पर कि पारितंत्र के उत्पादों और उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को, ठीक है, किनके बच्चों, पारितंत्र मतलब पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ता के विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम किसको देखेंगे बच्चों, इस पर क्या दिया हुआ है, पोषण चक्रण की बात आती है भाई। पोषण चक्रण को एक बार समझने की कोशिश करते, कहाँ से दिए भाई इसकी आंसर, ये इसको देखते हैं भाई, ये वाली प्रोसीजर को पढ़ते हैं। विभिन्न पदार्थों का पर्यावरण में अन्य जीवों के भोजन या अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता रहता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों एवं जीवों के अपशिष्ट पदार्थों में से उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण को पोषक चक्रों में अध्ययन करते हैं, इसे ही पोषण चक्रण कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं भाई। ये इसके आंसर उतनी सटीक नहीं है जितना हमारा ये है भाई। ये पोषक स्तर याद रखेंगे, है ना, पारितंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ता के जो विभिन्न स्तर होता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पोषक स्तर कहते हैं। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर निम्नलिखित ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखकर उसका कार्य लिखना है। तो देखो अग्नाशय, तो पैंक्रियास से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम इंसुलिन है। यह ग्लूकोज का क्या करता है बच्चों, उपापचय करता है। इसकी कम स्रावर से मधुमेह होता है और अधिक स्रावर से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। जैसे अग्नाशय, तो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन और उसका कार्य पूछा गया, तो बच्चों अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैंक्रियास, है ना, मतलब अग्नाशय से, सॉरी पैंक्रियास से, और उसी को क्या बोला जाता है, अग्नाशय, है ना। अग्नाशय में क्या पाया जाता है, पैंक्रियास पाया जाता है, वहां से स्रावित होने हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का उपापचय करता है, या ग्लूकोज का उपापचय करता है। इस चीज को आपको याद रखना है भाई। दूसरा ग्रंथि कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये शरीर के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है बच्चों, ठीक है। वह ग्लूकोज का उपापचय करता है और ये उपापचयी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसको आप लोग लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में क्रियात्मक समूह निकालना है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके पीछे पीछे में, जैसे इसमें बी आ रहा है, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, COOH हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, OH हो जाएगा। इस पर CHO हो जाएगा। इस क्रियात्मक समूह बहुत आसान है, 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस बार का थोड़ा क्वेश्चन बहुत हटके लग रही है इसमें से, तो एकदम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये पहले जैसे नहीं रह गया ये, और कहीं ना कहीं एकदम ओल्ड पैटर्न पे बच्चों ये लग रही है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, 5वां कैल्शियम का एक यौगिक एक्स है जो सफेद रंग का चूर्ण है, उसे वायुरोधी डिब्बे में रखा जाता है तथा यह मूर्तियां बनाने के काम आती है। इसे पानी में मिलाया जाए तो यह कठोर हो जाता है तथा यौगिक वाय बनाता है। इस विवरण के आधार पर निम्न प्रश्न को उत्तर देना है। उस यौगिक एक्स का नाम लिखना है। तो भाई यौगिक एक्स क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई, ठीक है। और वाई क्या है, जिप्सम। ये याद रखेंगे यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर 6वां प्रश्न क्या दे रहा है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के दो लाभ लिखना है। तो सौर ऊर्जा के 2 लाभ है प्यारे बच्चों। देखो एक ही प्रश्न में जोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। सौर ऊर्जा के लाभ लिखना है। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है। हम सौर ऊर्जा से क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत को संरक्षित किया जा सकता है। ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा की आपकी लाभ क्या क्या है, बहुत अल्प मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा विमोचित होती है। अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरीके से बच्चों आप लोग लिखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, समजात लक्षण और समृद्धि लक्षण को उदाहरण सहित जो है बच्चों समझाना है, जो कि आपके 3 नंबर के लिए। तो बच्चों देखो इन्होंने क्या किया, इस बार परीक्षा बोर्ड वालों ने एक ही क्वेश्चन में भाई 2-2 क्वेश्चन को आप देख सकते हो, हर किसी में घुसा के रखे इन्होंने, ठीक है। तो देखो मैथ्स की पेपर तो काफी हद तक अच्छी, बट सोशल साइंस की पेपर में बच्चों मुझे अभी तक सिर्फ 7 क्वेश्चन देखे और मैं तो आगे का देखा भी नहीं हूँ, है ना। 7 क्वेश्चन देखे और यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है, तो इसलिए आप लोग एटलीस्ट साइंस का आदर्श उत्तर जरूर देख लेना। आदर्श उत्तर देखा नहीं हूँ मैं, इस पर बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ बच्चों, मेरे पास आया नहीं है। 1-2 दिनों में वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। समझात लक्षण,
जंतुओं तथा जीवों के वे अंग या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं भाई, है ना। समजात लक्षण आप लोग उसी को लिखेंगे कि जिनकी उत्पत्ति और रचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य जो है अलग अलग होते हैं, है ना। कार्य अलग अलग होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए आप मेढक के अग्रपाद और मनुष्य के हाथ, है ना, दोनों की रचना और उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन काम भाई अलग अलग होता है। मेढक का काम, मेढक अपने हाथ का मतलब अग्रपाद का उपयोग चलने के लिए करते हैं, जबकि मनुष्य उसको खाना खाने के लिए करते हैं, काम करने के लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। क्लियर। फिर हम लोग किसको देख रहे थे, समवृत्ति लक्षण भाई। समवृत्ति लक्षण में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जीवों के वे अंग या रचना जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होते हैं, उत्पत्ति अलग अलग मतलब उसकी रचना अलग अलग है, बनावट अलग अलग, लेकिन उसकी काम जो है बच्चों क्या होती है, सेम होते हैं भाई, कार्य समान काम करते हैं। जैसे कि भाई तितली के पंख, उसकी बनावट अलग होती, चमगादड़ के पंख, उसकी बनावट अलग होती, लेकिन काम दोनों का तो उड़ना ही है ना पंख की सहायता से, तो ये उसके उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, काफी हार्ड लेवल की क्वेश्चंस रखा गया है इस पर। ठीक है, आयर्नस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित करते हुए उनके दो दो उदाहरण देखना है भाई। बाप रे, इस लेवल का आएंगे तो मैं भाई सावधान हो जाओ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तो और भी मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आयर्नस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन तथा ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। ठीक है, आयर्नस के सिद्धांत को समझते बच्चों एक बार और क्या बोला गया है, आयर्नस के सिद्धांत के आधार पर अम्ल एक ऐसा अणु जो जलीय विलयन में धन आयन देता है और ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। धन आयन देता है तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है ना, इस तरीका से। फिर देखेंगे कि आयर्नस के सिद्धांत के अनुसार ही क्या करता है, क्षार जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देता है और धनावेशित आयन में वियोजित हो जाता है। ये हम लोग का क्या है भाई, आयर्नस का सिद्धांत है, जिसको आपको याद रखना है। सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, प्लस आयन देता है, इसलिए ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। और क्षार जो है जलीय विलयन में ऋणावेशित आयन मतलब OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, दैट्स व्हाई ये धनावेशित पर वियोजित हो जाता है बच्चों। इस तरह से लिखेंगे। फिर निम्नलिखित को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक जो है लिखना है। बच्चों इस बार इन लोगों ने भाई, इनकी भी लगता है ना, प्रबोध वालों की भी हालत खराब हो रखी जो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर सेट किए हैं, एक एक साथ में 3-3 4-4 क्वेश्चंस को घुसा के रखे हैं बच्चों। तो मैं तो बोलता हूँ भाई, अभी तक नवबोध का नहीं देखा हूँ जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड करो तब तक, बट नवबोध में भी इससे अच्छा होगा बच्चों, इसलिए दोनों तो फॉलो जरूर करेंगे इस बार, कोई एक को नहीं बोल सकते, है ना। पैटर्न चेंज हो रहा है कि बच्चों हो सकता है दोनों की हालत जो है पेपर छांटने में खराब हो गई होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी खुद की जब हमने निचोड़ डिजाइन किए थे तो बहुत सोच समझ के जो कि 2 दिन में होती थी वो पूरे हफ्ता भर लग रहा है, एक सब्जेक्ट का हमें भी लगा था, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं ना, यूं ही कुछ भी नहीं बोल देंगे। देखो, किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जितना भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसकी इकाई द्रव्यमान के जब ताप को बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते तब उसकी ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये याद रहेगा क्या आप लोगों को। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और उसकी एसआई मात्रक होती जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है। ठीक है, फिर भाई आंसर में एटलीस्ट हेडिंग तो दे देते बच्चों को लिखने के हिसाब से, कुछ भी दे दिया आंसर को यार इन लोग। जब एकांक कॉपी करके ला रहे हो भाई तो सही से लाया जाना चाहिए, है ना। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को उसके गलनांक पर, अरे यार मैं ही बताता हूँ इसको, आंसर को छोड़ो यहाँ से। क्या क्या बताना है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा आपको क्या याद रखना है, किसी भी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब गलन की गुप्त ऊष्मा, किसी भी वस्तु को गलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
ये याद रखेंगे, इन लोगों ने इसमें कुछ भी बता दिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, क्या बोला जा रहा है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखकर दोनों का उपयोग लिखो बोल गया है भाई। हे भगवान, सही में लगता है अभी अगर इस लेवल का आएगा तो भाई आप लोगों को और भी तगड़े मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस टाइप की बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसलिए एक लड़के ने मेरे से कॉल किए थे, मेरे पास कॉल किए थे कि सर क्वेश्चन बहुत अलग अलग है साइंस से करके। मैं तो नहीं देख पाया था, है ना, देख भी लिया, आज अभी देख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले तो देखा नहीं हूँ, साथ ही साथ देख रहा हूँ, इसलिए इक्वल रिस्पॉन्स हो रहा है कि परफेक्ट रिस्पॉन्स आ रही है। यहाँ पर भाई नाइट्रोजन की समी बनाने की, हाइड्रोजन बनाने की ये समीकरण है और नाइट्रोजन बनाने की समीकरण। पहले हाइड्रोजन बनाने की समीकरण देख लिए, है ना, फिर उसका हाइड्रोजन की उपयोग, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन की जो उपयोग है उसको आपको याद रखना है भाई। हाइड्रोजन का उपयोग भी भाई एकदम सिंपल सा 3 लाइन में याद रखना है, इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, 3 नंबर में आएगा सीधे सीधे, ये 3 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। फिर इसी में साथ ही उन्होंने देखो एक साथ घुसा दिया भाई, नाइट्रोजन को भी घुसा दिया भाई। 3 नंबर की क्वेश्चन है कि 6 नंबर ये समझ नहीं आ रहे हमें, है ना। अब उनकी क्या है, हमने ये पूरे 100% आने के लिए ऐसा किया जाता है ना भाई, हाइड्रोजन को डाल दे, नाइट्रोजन भी डाल दे, ऑक्सीजन भी डाल देते इसी पे, ताकि बच्चे पूरे को पढ़ लेते, तो आपके सिलेबस से पूरा का पूरा 100% आ जाता है ना। तो ये उसकी विधि और इसका उपयोग आप लोग बच्चे इसको याद रखेंगे कि नाइट्रोजन बनाने में नाइट्रोजन का क्या क्या उपयोग है, और ये उसकी समीकरण करके। क्लियर है बच्चों। फिर अपन मूव ऑन करते प्रश्न क्रमांक किस पर भाई, 11 पर। ये आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण में बच्चों अंतर लिखना है। तो ये तीनों दर्पण में आपको अंतर, जैसे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण में अंतर देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, समतल सतह पर पॉलिश हुआ, समतल सतह चमकदार होती है ना, समतल सतह पर पॉलिश होती है और समतल सतह जो है चमकदार होती है। उसकी उभरा हुआ भाग पर पॉलिश और धसा हुआ भाग चमकदार होता है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया। उसके उत्तल दर्पण की बात करें तो धसे हुए भाग पर पॉलिश होता है और उभरा हुआ भाग चमकदार होता है। क्लियर है। इसके प्रतिबिंब सदैव जो है, किसके, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी और सीधा वस्तु के बराबर बनता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार छोटा, बराबर व प्रतिबिंब वास्तविक व आभासी भी होता है। इस तरीके से प्रतिबिंब सदैव आभासी व वस्तु से छोटा होता है, इस तरीके से उत्तल दर्पण में दिया हुआ। अगर समतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12। इस पर क्या दिया हुआ है भाई कि 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है ना। तब बताना है कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का होगा, कौन 15 का है, कौन 13 का है। ठीक है, तो भाई इसका जस्ट हम ऐसे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर अगर परमाणु क्रमांक 5 है तो हम बोल सकते हैं कि वो 13 का है भाई, सीधी बात। यहाँ 7 है तो 15 का, और 10 है तो 18 का, ऐसा ही होगा। पीछे से आप करते आ सकते हो, है ना। देख लो इस तरीके से, 10 वाला 18 है ना, 7 15 और 5 13 का है। इस तरीके से इसमें दिया गया, इतना करते ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 4 नंबर वो भी है ना। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं जो है आपको लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है, पहला, आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दूसरा, प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। तीसरा, यह विभिन्न तत्वों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और चौथा में क्या दिया हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन और धन आयन दोनों बनने की क्षमता के कारण रासायनिक गुणों में वर्ग 17 के सदस्यों और वर्ग 1 के सदस्य दोनों के समान है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या ये देखिए हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, क्रमिक परिवर्तन होता है। इस तरीके से 3 तो ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे, है ना। फिर ई हाइड्रोजन वाले पॉइंट्स को आप लोग को याद रख लेना है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या दिया है भैया आप लोगों का, कि प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर परावर्तन की क्रिया का चित्र बनाते हुए परिवर्तन के 2 नियम लिखना है। बाप रे, कई तगड़ा घुमाए हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन बोला जा रहा है भाई, तो कैसे बताएंगे कि
किसी समतल सतह से टकरा कर प्रकाश की किरणें विपरीत दिशा में वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या बोल सकते हैं प्रकाश जब किसी माध्यम से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे हो ये गया प्रकाश इस दीवार से टकरा करके फिर से ऐसी वापस आ गया ना भाई, दीवार को उस पार तो नहीं गया, तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ये याद रखेंगे भाई। यहाँ पर इसके परावर्तन के नियम पूछे रहे हैं बच्चों। अगर परावर्तन के नियम पूछे जाए तो आप लोग याद रखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम पर देखोगे तो तीन चीज, जैसे कि आपतित किरण हो गया, बीच वाले को अभिलंब बोलते हैं, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर है ना, एक ही तल पर है ना, इसको इसलिए बोला जाता है। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बेटा तीनों एक ही तल में होते हैं भाई। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो है सदैव बराबर होते हैं, मींस एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ये दो नियम याद रखेंगे आप लोग। ठीक, उसके अथवा में दिए अपवर्तनांक को परिभाषित कर ऐसा ही मात्रक लिखे। यदि पानी का अपवर्तनांक, मतलब दो दो क्वेश्चंस को एक साथ, तीन तीन क्वेश्चन को एक साथ जोड़ा गया है बच्चों, है ना। अपवर्तनांक को परिभाषित कर उसका ऐसा ही मात्रक भी लिखना है, फिर उसको यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल जो है ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीन अलग क्वेश्चन है जिसको एक साथ जोड़ा गया। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v और निर्वात में प्रकाश की चाल c है तो प्रकाश में तो इस तरीका से यहाँ पर अपवर्तनांक पूछा गया है, लेकिन इन लोगों ने परम अपवर्तनांक की परिभाषा बता रहे भाई। इस तरीका तो दुख की बात है भाई, ये है हमारा, है ना। तो हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा बच्चों ध्यान से सुनेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलो मैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, है ना, साइन आई बटा में साइन आर को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे म्यू से दर्शाते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। और इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या दिया हुआ है, उसी पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33, इट मींस उसको 4/3 लिख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है ना, ये सूत्र है भाई। इसी सूत्र में मान रख दो, है ना, आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल है और पानी में प्रकाश की चाल, इस तरीके से लिख लेंगे। देन आपका आंसर बच्चों आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये कैलकुलेट करके देखना है इसको भाई, हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 12 की क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका नामांकित चित्र, रेखा चित्र बनाना है। मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, पूछो मत, है ना। पैटर्न चेंज हुई है तो उस चीज का बखूबी इन्होंने किया है कि एक ही क्वेश्चंस में बहुत कुछ, मतलब अब हम पहले क्वेश्चन वाइज पढ़ते थे, उस लेवल पर नहीं है बच्चों। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा बच्चों, है ना। आपको मतलब एक साथ पूरी उस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब बना पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस याद करोगे तो आपसे नहीं बनने वाला है ना। देखो, विद्युत जनित्र क्या है या किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। अब विद्युत जनित्र की बात करें तो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मशीनी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सॉरी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित काम करता है, उसे अपन जनित्र कहते हैं बच्चों। सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बस इतना लिख लेंगे। फिर बात है इसके चित्र का, तो चित्र यार, हाँ, ये नामांकित उसके आरेख बोला गया था बच्चों, तो ये उसकी आरेख हो जाएंगे।
ठीक है, इस डायग्राम को आप लोगों को बनाना है। इसके अर्थ हमें दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखकर प्रत्ययवर्ती तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। दादरी मतलब देखो बच्चों, मैं एक साथ देख रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मान चलो आपने कभी मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे और देख रहे होंगे, तो वैसे ही सिमिलरली मैं इसको देखा नहीं हूँ, मेरा साथ ही साथ रिव्यू आ रही है। अब मैं इसका रिव्यू बनाने में आसानी होगी, क्योंकि ओवरव्यू ऐसी देखने से कुछ नहीं होता है ना, उसको गहन अध्ययन करने के बाद ही जब रिव्यू बनाओ तो ज्यादा बेटर रहती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेकर प्रत्ययवर्ती धारा व दिष्ट धारा में अंतर लिखना है बच्चों, है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बच्चों हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यदि दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए, है ना, कि ये एक दूसरे के समकोण बनाए, तो अंगूठा जो है देखो कौन क्या दर्शाता है, बस इसको याद रखना, फिर ये हो जाता है, यही है उसकी नियम, ठीक है। चालक की गति की दिशा को दिखाते हैं ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यदि देखो हम लोग क्या क्या को बच्चों दाएं हाथ लेंगे, दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को हम 90 अंश के सम बनाते हुए फैलाएंगे, है ना। अब उसकी डायग्राम इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा फैलाएंगे इस तरीके से रख के, है ना। तब हमारी जो अंगूठा होती है बच्चों गति की दिशा, है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा प्रेरित धारा को दिखाते हैं। देख लो यहाँ पे दिखा हुआ है, तब क्या दिखाते हैं, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। इसे ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये याद रखना, ये ऊपर वाला अंगूठा है, ये वाला अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा है। तो अंगूठा भाई आपका गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर हमें बोला जा रहा है बच्चों, प्रत्ययवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताने बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बताएंगे, प्रत्ययवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर आप लोग की दिशा तथा परिणाम परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है, परिमाण है, सॉरी, परिवर्ती धारा की दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ मान परिवर्तित होता है, दिशा निश्चित होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों। फिर हमारा आ जाता है दूसरा, इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है और दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रत्यवर्ती धारा में विद्युत लेपन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, प्रत्यवर्ती धारा को और दिष्ट धारा को विद्युत लेपन में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग जो है चुंबक बनाने में सामान्यतः नहीं करते और इसका उपयोग चुंबक बनाने में करते हैं। तो एक बार और देख लेंगे बच्चों। देखो इसकी दिशा तथा परिमाण जो है परिवर्तित होते रहते हैं, इसका परिमाण परिवर्तित होता है लेकिन दिशा निश्चित रहता है। इसमें ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जा सकता है, इसमें नहीं कर सकते भाई। विद्युत लेपन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता और विद्युत लेपन में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्यतः चुंबक बनाने में किया नहीं जाता है और इसका उपयोग चुंबक बनाने में करते हैं। क्लियर है। फिर मनुष्य के नर जननांग का नामांकित रेखा चित्र बनाइए, है ना। तो ये मनुष्य के जनन अंग है ना, आपको ये कर लेना है ना, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया है, दिए गए चित्र में लिखे सरल क्रमांकों का नामांकन कीजिए। मतलब एक दिया है तो एक का नाम क्या है, योनि, दूसरा गर्भाशय है ना, गर्भाशय है बच्चों। फिर तीसरा है जो एंडोमेट्रियम है, चौथा अंडाशय, पांचवा डिप्स, छठवा फैलोपियन ट्यूब और सातवां फिर से अगेन क्या है, वो भी गर्भाशय है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको उसको लिखना पड़ेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हेतु निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। माता एवं पिता में लिंग निर्धारण का 23वां गुणसूत्र कौन सा है, कौन कौन सा है। मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन सा होता है, ये आप लोगों को करना है। तीसरा बताना, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को सचित्र समझे। मतलब क्वेश्चंस कोई भी पूछे आपको एक ही आंसर लिखना है। ये बोर्ड मतलब बोर्ड नहीं, ये चाहते हैं परीक्षा बोर्ड वाले, मतलब बचना चाह रहा है कि हम क्या बताएं क्या बताएं, है ना। तभी तो एक ही क्वेश्चंस में ऑल को रख दिया गया है बच्चों, एक साथ तीन तीन क्वेश्चंस को घुसा घुसा के रखे इन लोगों ने।
मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन अच्छी है बट एक ही में सबको घुसाया गया है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, डीप उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, इतना दिमाग में रखेंगे। ठीक है, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य कोशिका में कितने पाए जाते हैं बच्चों? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ये याद रखना, 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, रहेगा याद क्या? 23वां जोड़ा जो है अन्य से 22वां जोड़ा, इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिसमें से 23वां जोड़ा जो है अन्य से भिन्न होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें गुणसूत्रों को इन्हें XY से व्यक्त करते हैं, मादा में यह XX होता है ना। अब देखो इसको समझते हैं। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से प्यारे बच्चों X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है ना, तब पैदा होने वाली संतान में क्या हो जाती है? XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संतान मादा होते हैं। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र मिल जाते हैं भाई, ठीक है, अब Y गुणसूत्र मिलेगा मतलब वो संतान जो पैदा होगा कैसा रहेगा? XY रहेगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ मान के चलो, ये इस तरीका से है ना, XY गुणसूत्र होते हैं। देखो अब जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो ये X और Y मिलेगा, है ना, X यहाँ का X हो गया और यहाँ का Y हो गया। ऐसे बच्चों यहाँ की X है, ये X लेके आया यहाँ से और यहाँ से एक तो Y को लेकर आ जाएंगे। इस केस में आपको पहले ऊपर से ही समझो बच्चों। देखो अगर उनकी माता है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर माता के पास अगर बात करें अपन, तो उनके पास XX जो है गुणसूत्र होते हैं और पिता के पास XY गुणसूत्र होते हैं, है ना। अब देखो माता से X आएगा और पिता से Y आएगा, तो XY हो जाएगा, तो वो लड़का रहेगा, पैदा होगा वो। फिर मम्मी से X आ जाएगा और पिता से Y आ जाएगा, तो ये XY होगा। मतलब अलग अलग आया X और Y रहा, तो वो क्या हो जाएगा? लड़का पैदा होते हैं। ठीक उसी तरह अगर इस तरीके से उसकी मम्मी से X और पापा से भी X आ गया, है ना, तो जब भी X से X मिलते हैं तो वहां पे लड़की पैदा होते हैं। यही चित्र को आपको वहां पे दर्शाना है। सिंपल उसी चीज को वहां पर बोल रहे थे। फिर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, उसकी क्रियाविधि को समझाना है। तो सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन गोल व लाल रक्त कोशिका बनती है। ठीक है, सामान्य जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वो गोल व लाल रक्त कोशिका बनती है। इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में क्या किया जाता है बच्चों? सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए RR का सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया जा गया है ना। इसी कारक में बदलाव होने से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर आता है, जिससे रक्त कोशिकाएं हस्याकार हो जाती है। यही सिकल सेल एनीमिया है, जिसको याद रखना आपको। चित्र में इस अवस्था के कारकों को RR द्वारा, छोटे R द्वारा दर्शाया जाता है। हस्याकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है ना। हस्याकार जो कोशिका होती है उनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भैया बहुत कम होती है। साथ ही सामान्यतः गोल रक्त कोशिका का जीवन काल 100 से 120 दिन है। वही इस हस्याकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कमी होने से रोगी बहुत जल्दी थक जाता है। यह तब बहुत अधिक घातक होता है जब उनके घटक कारक समरूपी RR अवस्था में होते। सामान्यतः हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जिससे गोल तथा रक्त कोशिका बनती, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारकों से हस्याकार रक्त कोशिका बनती है। यह प्रभाव होते हैं, यही सिकल सेल एनीमिया है। जहां जैसे कि सेम सेम होते हैं, देखो ये यहाँ पर RR जो दिख रहा है, छोटा छोटा R दिख रहा है, वो होती है सिकल सेल की पहचान। ये डायग्राम आप बता देना, एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये वाली है ना। जब भी सिकल सेल आया तो इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसको खत्म करना है भाई, है ना। हाँ, अगला ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 की, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम संयोजन का विद्युत वाहक परिपथ बनाकर
परिणामी व्यंजक जो है ज्ञात करना है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते देख लो बच्चों, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी परिपथों के पहले सिरों को एक बिंदु से, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, रहेगा क्या याद, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोध के ऐसे मान के चलो विद्युत परिपथ पहले सिरे को ऐसा हम लोग एक लगाए, फिर एक ऐसा लगा दिए, फिर एक लगा दिए, यहाँ पर ये मान के पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब क्या बोलेंगे, पहले क्या पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होता है ना, ज्वाइन करते हैं, जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है करके आप लोग लिखेंगे। परिपथ का आरेख भी बना लेना है आप लोगों को, है ना। करना कैसे है देख लो, इस तरीके से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये अरे 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 रुको रुको रुको, मैं श्रेणी का बता रहा था आप लोग को, समांतर क्रम का। देखो इसमें मैं उल्टा पढ़ रहा था बच्चों, मैं श्रेणी का मेरे दिमाग में था, दैट्स व्हाई वैसे उस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा था, सॉरी। अब देखो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन के कैसे देखना है, जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है बच्चों, है ना। ये डायग्राम है इसका, देखो इसका जो पहला सिरा है उसको एक जगह ज्वाइन कर दिए भाई ऐसा, है ना, और दूसरा सिरा को एक बिंदु पर ज्वाइन कर देते, तब इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और जो मैं पहले बता रहा था वो श्रेणी क्रम संयोजन का है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए बच्चों बनाना है, और नहीं बनेगा तो बताना, मैं इसके वीडियोस जरूर बनाऊंगा आगे चल के। किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, उसका एसआई मात्रक लिखना है। आर प्रतिरोध के चालक तार में 30 सेकेंड में बहने वाली धारा आई हेतु जल का तापन नियम जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डाले वह चालक का प्रतिरोध कहलाता है भाई, है ना। मतलब किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह के मार्ग में, जब धारा प्रवाह हो रही है, करंट बह रही है, तो उसके मार्ग में जो रुकावट डालते हैं वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं, इसका एसआई मात्रक बच्चों ओम होता है, बस इस चीज को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, माना कि, क्या क्वेश्चन से पहले बच्चों आप लोगों का लिए, माना कि आर प्रतिरोध के चालक में आई धारा टी सेकेंड तक बहे तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा एच जूल के नियम के अनुसार प्रतिरोध आर में ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा एच प्रवाहित धारा 7 के वर्गानुपाती होती है बच्चों। वो 7 नहीं है, एक्चुअल में आई है ना, आई के वर्ग, तभी तो मैं बोल रही 7 कहाँ से आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, वो 7 नहीं है, वो आई है। ठीक है बच्चों, इसको क्या याद रखेंगे, आई है। तो देखो हम सबसे पहले क्या देखे बच्चों, हमने प्रतिरोध क्या होती है वो देख लिए। तो प्रतिरोध क्या होते हैं, जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसका उसे आर से दर्शाते हैं। और ऐसा ही मात्रा की बात करें तो ओम है। फिर हम लोग देख ले आर प्रतिरोध 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली जूल की तापन नियम को देख रहे हैं भाई, क्या को देख रहे हैं, जूल की तापन नियम। तो एक साथ उन्होंने दो दो नियम को घुसा के रखे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, माना कि आर प्रतिरोध के चालक में आई धारा 30 सेकंड तक बहता है, तब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाती है भाई, है ना। तब प्रतिरोध आर में उत्पन्न ऊष्मा जो है, ये वाली कंडीशन तो क्लियर है ना। हमने क्या लिए, आर प्रतिरोध के चालक तार में, एक चालक तार है जिसमें प्रतिरोध आर है, में आई धारा टी समय तक प्रवाहित होता है। अब भाई किसी भी तार में जब करंट बहता है तो गर्म होने लगता है, मतलब उसपे ऊष्मा उत्पन्न होने लग जाते हैं। तब जूल के नियम के अनुसार जूल के नियम के अनुसार जो उसमें प्रतिरोध आर में उत्पन्न ऊष्मा एच तथा धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो एच है आई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उसको ऐसा लिखना है भाई। अब अगर यहाँ पर एच प्रचालक के प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है भाई, है ना, तो इस तरीके से लिख लेंगे, है ना, आई के वर्ग के समानुपाती।
और साथ ही साथ प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं भाई। तो समीकरण 1 व 2 को लेकर के इस तरीके से आपको बनाना है ना। समीकरण 1 व 2 से और 3 से करके, और समय के भी लिख लेना, टी के भी समानुपाती होता है करके 3 समीकरण बनेगा। तीनों समीकरण से इस तरीके से करेंगे, समानुपाती को हटा करके के लिखेंगे और के की जगह 1 रख देंगे। देन आपका ये हो जाएगा तापन नियम के लिए समीकरण। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 18, क्या बोला जा रहा है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन तंत्र के कार्य जो है बच्चों लिखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि आहार नाल की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता है, जिससे मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव होने से भोजन आगे बढ़ता है और अमाशय का तक पहुंचता है। ठीक है। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव होकर छोटी आंत, यकृत और अग्नाशय में पहुंचता है। इस तरीके से ये है, और इसके पाचन तंत्र की ये नामांकित चित्र। सिंपल सी बात है, क्या क्या बोला जाया है, इसकी कार्य बहुत आसान होती है अगर समझोगे ध्यान से। आहार नाल से मतलब आहार नाल से वो कहाँ जाते हैं बच्चों, एकदम श्लेष्मा का स्राव होता है, जिससे मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन फैलाव होने से भोजन आगे बढ़ता है और अमाशय तक पहुंचता है। मतलब आहार नाल से अमाशय में जाता है, अमाशय से प्रोटीन का पाचन होता है, जिससे फिर वो भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव में होकर के अग्नाशय में, यकृत और अग्नाशय में पहुंचता है। आहार नाल से अमाशय, अमाशय से यकृत और अग्नाशय में जाते हैं। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे भोजन अगर पाचन होता है तब। क्लियर है बच्चों, बात है इसके डायग्राम का। इस तरीके से इस डायग्राम को लिखेंगे। ठीक। फिर इसके अर्थों में क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को कि रक्त क्या है, रक्त कणिकाओं के नाम, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। रक्त क्या है, रक्त कणिकाओं के नाम लिखकर उसका कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, वहां पर रक्त पूछा गया, बता रुधिर रहा है, तो भाई जब रक्त बोला गया तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है लिखना था ना इस पर। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गहरी लाल रंग की होती है। इसके मुख्य घटक प्लाज्मा व रक्त कणिकाएं जो है बच्चों होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रक्त या रुधिर कणिकाओं के नाम क्या है बोला जा रहा है, तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं पट्टिकाडु कोशिकाएं, रक्त प्लाज्मा, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। फिर इनके कार्य निम्नलिखित है बोल रहे भाई। लाल रक्त कणिकाएं बोल रहे, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। लाल रक्त कणिकाएं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 के वाहक का कार्य करता है। मतलब लाल रक्त कणिकाएं क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है, एक हानिकारक जीवाणु तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है। इस चीजों को आप लोग लिखेंगे। अतः ये कणिकाएं किसी संक्रमण से के प्रति हमारे शरीर में रक्षक का कार्य करती है, इसे आप लोग लिखेंगे। फिर पट्टिकाडु कोशिकाएं ये क्या करती है, ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त प्लाज्मा की अगर बात करें बेटा, तो ये क्या करते हैं, यह रुधिर का तरल भाग है। इसमें बहुत से लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन तथा रुधिर के शेष अवयव घुले रहते, यह इन्हीं पदार्थों का संवहन करता है करके लिखना है। क्लियर है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है आप लोगों का, अयस्क का सांद्रण क्या है। अयस्क की सांद्रण की विभिन्न विधियों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर कि खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे गैंग कहते हैं ना। खदान से खुदाई करोगे तो भाई कोई सा भी अयस्क लाओगे तो उसमें अशुद्धियां तो रहेगी, उस अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं बच्चों, गैंग कहते हैं ना। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है, और अशुद्धियों के अलग करने की प्रक्रिया को, है ना, अयस्क से जो उसकी अशुद्धियां होती है उसको हटाने की प्रक्रिया को बच्चों सांद्रण कहते हैं। सांद्रण की अलग अलग विधि होती है, आपको पता है ना, गुरुत्व पृथक्करण विधि, झागोत्प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, सभी विधि को आपको ध्यान से देखना है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, तब जाके आपसे ये बनेगा, है ना। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या बोलते हैं, अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इसकी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे पर डाला जाता है। डायग्राम पे दिखा देता हूँ, डायग्राम दिया होना चाहिए इसका। हाँ, ये है डायग्राम बच्चों, है ना। ये इस बार देखो क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ को पीस के इस तरह से इसमें डालते हैं, और वो बच्चों ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इस पर हम पीस के डालेंगे तो ये चलने वाले बेल्ट होते हैं। तो बेल्ट पर इस तरीके से
अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ गिर जाते हैं और चुंबकीय जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं यहाँ गिरते। इस तरीके से चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अथवा में क्या दिया हुआ है भाई आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है। मिश्र धातु क्या है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखेंगे। मिश्र धातु क्या है कि नितिन मिश्र धातु के नाम व कार्य लिखकर सल्फाइड अयस्कों के नाम व उनके नाम व सूत्र लिखना है। तो मिश्र धातु कौन है भाई, कोई सा भी मिश्र धातु आपको याद रख लेना बुक से, है ना। तो स्टेनलेस इसलिए किससे किससे बना है, FeCr प्लस Na, है ना। आयरन, क्रोमियम, निकेल, ये तीनों चीजों से मिलकर के बना। इसका उपयोग बर्तन, सेविंग ब्लेड, शल्य क्रिया के लिए करते हैं, है ना। क्लियर है बच्चों। अब कितने कौन कितने परसेंट है ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर आपको पीतल की बात करें तो पीतल जो है नीचे में दिया है कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। इसका काम उपयोग क्या होता है, तो ये टेबल आपको कम से कम आप बुक में देखोगे तो जो सरल सरल है बच्चों, तो 3 से 4 आप याद करके रखिए, किसी का भी याद रख सकते, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर अपन मिलते हैं सेट 2 में। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्या दिया हुआ है कि डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह पर किस पक्षी का अध्ययन किया। तो गलापागोस द्वीप समूह पर बच्चों हमें पता है उन्होंने फिंच नामक पक्षी का प्रयोग किया। फिर अगला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने से निकलने वाली गैस कौन सी है। सोडियम कार्बोनेट है, उस पर किसी अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस जो है बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बच्चों। फिर अगला है, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संभव है। द्रव है और गैस है ना, उस पर ऊष्मा का संचरण किनके द्वारा होता है बच्चों, तो उन पर जो होती है संवहन के द्वारा होती है ना। ये याद रख करते चलेंगे। फिर मानव निर्मित पारितंत्र है, इसमें से कौन सा पारितंत्र है जो मानव निर्मित है बच्चों, उसको पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मानव निर्मित पारितंत्र कौन सा उसको देख लो भाई। तो झील, तालाब, मिट्टी, वन, ऐसा ऑप्शन दिया है। इसको हमने किसको बनाया है, तो बच्चों हमने भाई झील को तो नहीं बनाया भाई, वन को तो नहीं बनाया, मिट्टी को नहीं बनाया, तालाब को हमने बनाया है। तो तालाब इसकी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 की, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता है। डेंड्रॉइड तो पाया जाता है भाई, केंद्रक पाया जाता है, एक्सॉन, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो पांचवा की बच्चों द जो है सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है, यदि वस्तु समतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, पिछले में हमने देखे थे कितना दूरी पर रखे थे, है ना। तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगा बच्चों यहाँ पर, तो याद रखना जब वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है बच्चों उसके डबल पे बनता है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 34 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्ष कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा बच्चों, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी बच्चों 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, पौधों से प्राप्त बहुलक है करके बोला जा रहा है। तो पौधों से प्राप्त बहुलक कौन सा है बच्चों, सेल्यूलोज, क्लियर है। फिर कांच है एक खालिस्तान, कांच क्या है इसको आपको बताना है। तो कांच जो है बच्चों अति सीलित द्रव है, ये आपको लिखना है। फिर सौर सेल बनाने में प्रयोग किए जाने वाला अर्धचालक कौन सा है बच्चों, तो सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन। और बाकी इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है इस पर क्या दिया हुआ है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करके दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि खालिस्तान हार्मोन का निर्माण करती है। तो थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। फिर अगला इसके क्वेश्चन है CH3COOH क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पर ये इतना जो है पीछे की होती है वो क्रियात्मक समूह होती है, इसको लिख लेंगे। फिर तीसरा, खालिस्तान जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय की व्यवस्था है करके बोला जा रहा है। तो पारितंत्र लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय का व्यवस्था है। फिर चौथा,
तरल सूक्ष्मदर्शी में खालिस्तान फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी वाला, याद रखेंगे क्या होता है बच्चों, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। पांचों में पूछा जा रहा है कि नीले रंग, पांचों में क्या बोल रहे हैं कि नीले रंग के कांच निर्माण खालिस्तान का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग होता है। नीले रंग के कांच निर्माण में कोबाल्ट ऑक्साइड का जो है उपयोग होता है। क्लियर है बच्चों, ये 5 तक हो गया। फिर हम लोग इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कोई एक ही है ना, इन्होंने दो दो क्वेश्चंस थमा के हमें, अब भाई अगर एक एक क्वेश्चंस रखते तो उनका कोई 4 ही क्वेश्चंस होता, और 4 में से कोई एक आएगा हमारे एग्जाम में तो मुश्किल है ना, इसलिए उन्होंने दो दो क्वेश्चंस रखे हैं और कुछ नहीं। तो आप लोग इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपको निचोड़ में प्रोवाइड किया गया है उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। जैवभार, तो किसी जीव के कुल जैविक पदार्थ को, है ना बच्चों, याद रखेंगे कोई सा भी जीव है तो उसके जितने भी कुल जैविक पदार्थ मतलब उसके सिर का, हाथ का, पेट का, कान का, नाक का वजन, हर किसी भाग के वजन को टोटल उसका जैवभार कहते हैं। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अपघटक। तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। उदाहरण के लिए जीवाणु एवं कवक कार्बनिक पदार्थ से बच्चों, है ना, जो अकार्बनिक पदार्थ से मतलब सड़ने, ये तो सड़ गए तभी इन लोग खा रहे, और सड़ने से पहले जो खाते उसको अपमार्जक कहते, जैसे कि कुत्ता हो गया, गिद्ध हो गया, ये लोग सड़ने से पहले खाते किसी भी जीव को, है ना। किसी भी जीव की मृत्यु हुए फिर खाते कौन है, कुत्ते लोग। तो कुत्ते और गिद्ध क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के नर जननांग व मादा जननांग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम व कार्य बेटा आप लोगों को लिखना है। तब आप लोग क्या बताएंगे कि मनुष्य में नर जननांग से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, इसका मुख्य कार्य प्रजनन अंगों के विकास व परिपक्वता में मदद करता है। ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य में मादा जनन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन है जो महिला लक्षणों के विकास, मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करता है करके बताएंगे। ठीक है। फिर निम्नलिखित बहुलक का एक एक उपयोग लिखना है, जैसे कि टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या काम आता है भाई, खाने के बिना चिपकने वाले बर्तन तथा विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। मतलब ऐसे बर्तन टेफ्लॉन से क्या करते हैं बच्चों, ऐसे बर्तन बनाते हैं जिससे हम लोग का वो नहीं चिपकता है। फिर विद्युत रोधी उपकरण बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी का उपयोग बताना है, तो रेनकोट बनाने में, टेबल कवर बनाने में, साइकिल मोटरसाइकिल में लगने वाले मडगार्ड बनाने में, खिलौने बनाने में, हाथ के दस्ताने बनाने में, केवल तार या विद्युत सामान की कोडिंग में है ना, कोटिंग में लगने वाले पदार्थ बनाने में किया जाता है। फिर पॉलीथीन का उपयोग बोला जा रहा है बेटा, तो पॉलीथीन का उपयोग आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि बाल्टी और पाइप बनाने में होता है ना पॉलीथीन का उपयोग। ये अधिकतर रसायनों के प्रति क्या होते हैं बच्चों, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। फिर साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर लिखना है कि साबुन क्या होती है और अपमार्जक क्या होती है, जिससे आपको 2 नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है। तो साबुन क्या होती है बच्चों, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। फिर अगर हम अपमार्जक की बात करें तो ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा अंतर ये है बच्चों आप लोगों का कि ये कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है। कौन भैया, साबुन। और अपमार्जक की बात करें तो उसको कठोर जल में प्रभावी होता है करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है उस पर मूव ऑन करते हैं। हम लोग को क्या करना है भैया कि 3 चीज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे, चालन, संवहन और विकिरण पे आपको 2 अंतर बताना है। ठीक है। इन्होंने देखो 2-2 नंबर में बहुत बड़े बड़े चीज थमाए जो कि ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को आगे चल करके आपके 3 नंबर में हालांकि पूछे जा सकते हैं, बट 2 नंबर में नॉट पॉसिबल बच्चों। तो चालन, संवहन और विकिरण क्या होती है, तीनों की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तीनों में क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो देन आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। 5 बज गए। फिर अगला जो क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा व सौर सेल के 2 उपयोग जो है लिखना है।
जो चाय पी लो फिर 5:30 हो जाएंगे 5। मतलब आपको अच्छे से कर लेना है बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रबल अम्ल है जिसके अणु जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित होते हैं ना। प्रबल क्षार के भी अणु पूरी तरीके से आयनित होते हैं और दुर्बल अम्ल के अणु जो है जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इस तरीके से आप याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पहले देख रहे थे चालन और विकिरण, वो 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो अगला जो है H2N2 और O2 के दो उपयोग लिखना है बच्चों, जो कि 3 नंबर के लिए आना है। मतलब किसी एक टॉपिक को ही पूछे जाना है कि बच्चों चांस, जैसे कि हाइड्रोजन की कोई 3 औद्योगिक उपयोग लिखो, नाइट्रोजन के 3 औद्योगिक उपयोग लिखो, ऑक्सीजन के 3 औद्योगिक उपयोग लिखो, ऐसे ही पूछे जाएंगे। इस चीज को बस आप याद रखें। जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया से ऊष्मा या ताप उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म हाइड्रोजन का उपयोग याद रखना है, तो एकदम छोटा छोटा लिखना बच्चों, इतने बड़े बड़े नहीं लिखा जा सकता है ना। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पहला क्या लिख लेंगे आप आसान भाषा में, हाइड्रोजन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरा आप लोग लिखेंगे कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में लिख लेंगे। तीसरा वनस्पति तेल बनाने में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में। इस तरीके से लिखेंगे क्या क्या, पहले विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, अमोनिया बनाने में, तीसरा वनस्पति तेलों से वनस्पति वसा बनाने में। इस तरीके से आप हाइड्रोजन के 3 उपयोग जो है बच्चों लिख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के 3 उपयोग की बात करें तो यह श्वसन तथा दहन के लिए आवश्यक होता है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला याद रखेंगे, द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा HNO3, H2SO4 तथा O3 आदि के औद्योगिक उत्पादन में बच्चों, इसको आपको याद रखना है। फिर नाइट्रोजन की अगर बात करें तो अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातावरण बनाने में, कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, फास्फेट आदि बनाने में किया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछे जा सकते हैं भी। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लो कि या बीच में मोटा किनारों से पतला होता है या बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है बच्चों। फिर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा वस्तु से बराबर, आभासी, सीधा व बड़ा भी बनता है। और अवतल में हमेशा प्रतिबिंब छोटा, आभासी व सीधा बनता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यह किरणों को इकट्ठा करता है जबकि वो किरणों को फैला देता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां या 4 विशेषताएं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो जो बुक में है हेडिंग, उसी हिसाब से आप लोग याद रखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक होती है क्योंकि एक ही वर्ग के तत्वों के गुण में समानता पाई जाती है। नए तत्वों की खोज में सहायक है भाई। और अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है। संदिग्ध परमाणु में क्या किया गया, सुधार किया गया। अथवा में दिया हुआ है 3 तत्व ABC की परमाणु क्रमांक दिया हुआ है बच्चों। 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक जो है दिया हुआ है ना, 18 है, 10 है और 6। तो बताइए कि आवर्त 6 परमाणु क्रमांक वाले C तत्व का नाम और संकेत बताना है। C परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है बच्चों, तो परमाणु क्रमांक C कार्बन और C से दर्शाते हैं बच्चों। फिर कौन से 2 तत्व समान वर्ग के, एक ही वर्ग में कौन कौन से तत्व आएंगे, तो 18 और 10 एक ही तत्व में आएंगे। कौन से 2 तत्व समान आवर्त के है बोल रहा है, तो कौन कौन 10 और 6 समान आवर्त के हो जाएंगे। कौन से 2 तत्व शून्य वर्ग के है, तो 18 और 10 जो है शून्य वर्ग के है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। फिर प्रकाश की परावर्तन दिया हुआ है बच्चों, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन के 2 नियम लिखना है, 2 नियम लिखना है और गणितीय रूप भी लिखना है बच्चों। तो अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है बच्चों। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। रुक जा, तेरे को नहीं आएगा, इधर आओ।
नियम की बात करें बच्चों तो क्या दिए हुए पहला नियम जो है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि हमने परावर्तन में भी देखे थे कि यही होता है। ठीक है, इसको देख लेंगे बच्चों। फिर इसकी जो दूसरा नियम है क्या बोल रहा है, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होता है, इस चीज को बोला गया है। तो इसको ऐसा दर्शाना है भाई, म्यू, इसे म्यू से दर्शाते हैं ना, आपतन कोण की ज्या को आई, अपवर्तन कोण की ज्या को आर से दर्शाया जाता है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर इसकी डायग्राम भी बना लेंगे बच्चों। क्लियर। फिर प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल जो है ज्ञात करना है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाने से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या मुड़ जाते हैं। इस तरीके से आपको लिखने, मतलब उसके माध्यम है ना, अपवर्तन के कारण सिर्फ उसके माध्यम है जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित जो है हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, इसका कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है, तो बस इस सूत्र में मान रख दो, आपकी आंसर आ जाएगा ऐसा। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखकर बताइए कि मोटर डायनेमो से भिन्न है क्यों। मतलब फ्लेमिंग के बाएं, वहां पर हमने क्या बात, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखे थे और धारा और उसमें प्रत्यवर्ती धारा में अंतर देखे थे, है ना। और यहाँ पर हम लोग मोटर और डायनेमो, मतलब मोटर और जनरेटर में अंतर बताना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है बच्चे, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, बाएं हाथ के क्या क्या को बच्चों, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को बच्चों इस प्रकार फैलाना है कि ये सब कोण पर हो। जैसे ये सेम है, उसमें भी वही करते थे, हाथ का बस चेंज होगा, है ना। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल। तो एक चीज बस बदलेगा बच्चों, वो क्या है, अंगूठा का मान। ठीक है, ये बस, ये पहले गति की दिशा दिखाता था अंगूठा, अब क्या को दिखाएगा, बल की दिशा दिखाएगा। बाकी दोनों नीचे का सेम रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखना, देना आप इजिली याद कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके अथवा में दिया हुआ है मेरा, विद्युत मोटर क्या है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत मोटर का नामांकित रेखा चित्र बनाना है। तो विद्युत मोटर की अगर बात करें बच्चों तो क्या दिया हुआ है, विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है भाई। ठीक है, मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक लगने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला आरोपित बल होता है और जो कि किसी अक्ष में उसको घुमा देते हैं। इस तरीके से इसकी चित्र आपको इसको लिख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है आप लोगों को क्या दिया, मनुष्य की मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है भाई। तो ये मनुष्य किसका बच्चों, मनुष्य की मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, जिसको आपको बहुत ध्यान से इसको बना लेना भाई, प्रैक्टिस कर लीजिए। दो सेट में इसको हम लोग देखने को मिला हमें। फिर नीचे पुष्प का चित्र बना हुआ है, उसके क्रमांक अनुसार नामांकन करना है। जैसे कि एक का नाम क्या है ना, दो क्या है, कोई ना कोई अंडाशय है तो कोई कौन अंडाशय है, वर्तिका कौन है, वर्तिकाग्र कौन है, स्त्री केसर कौन है, पुंकेसर कौन है, इस चीज को आपको बस बताना है। ठीक है, 8वां प्रश्न 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, इस पौधे को चुनने के 2 कारण लिखिए। तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन
मेंडल को कहा जाता है ना भाई। जनक कौन थे बता दी, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किए। और उस पौधे को चुनने के दो कारण, तो भाई मटर के बीज से जल्दी जल्दी नई पीढ़ी उत्पन्न की जा सकती है, मटर के पौधों में बहुत से विपरीत लक्षण पाए जाते हैं ना, मतलब उससे जल्दी हम बीज नए पौधा प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अलग अलग लक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसको चुना गया। ठीक है, फिर इसके अगला में क्या दिया हुआ है, इसके अथवा में मेंडल ने लंबे मतलब टीटी तथा बोने तथा स्मॉल टी के बीच संकरण कराया। पहली पीढ़ी में कौन से पौधे बनेंगे, मेंडल ने किस नियम का उदाहरण है या प्रक्रिया का, मतलब आपको यहाँ पर तीनों इसके जो नियम है बच्चों, तीनों नियम को अच्छे से पढ़ लेना, जो कि मैं आपको निचोड़ में पहले से बोल रखा हूँ, है ना। क्या बोला जाए, पृथक्करण का नियम लिखना है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 17 क्या दिया कि प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन का प्रयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ बनाना है आप लोग, हाँ बन गया भाई विद्युत परिपथ। आप किसकी प्रतिरोध का सूत्र बता दिए, ऐसा कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, दो सावधानियां कि सभी संयोजी पेंच कसे हो संयोजी तार के लिए रेत माल से साफ करें, है ना। इस तरीके से दो उसकी सावधानियां हमने लिख लिए। धारा क्या है, इसको आपको करना है। तो विद्युत धारा क्या है बच्चों, तो किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर उसका एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है बच्चों एम्पियर होता है, इसको याद रखेंगे। अब जो ये यहाँ पर हमें ये बता करके देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि समांतर क्रम देख चुके थे, उसी समांतर क्रम को बच्चों फिर से पूछा जा रहा है, जिसको आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, फिर ये रहा प्रश्न क्रमांक 18वां, क्या दिया हुआ है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित रेखा चित्र खींचकर फेफड़े और कुपिकाओं का एक एक कार्य जो है लिखना है। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और फेफड़े और कुपिका का एक एक कार्य जो है आपको लिखना है। श्वसन तंत्र है, इसको देख लेंगे अच्छे से ध्यान से, है ना। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको रगड़ के पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, कि इसकी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है। फिर अगला है लोहे के निष्कर्षण किसे कहते हैं, है ना। लोहे के निष्कर्षण किस अयस्क से करते, ये पूछा जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। फिर अपन मूव ऑन करते हैं सेट 3 पर।